बड़े सगीर पाक हिंद की जिद्दोजहद आजादी का हीरो भगत सिंह। लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज से हलाकत का बदला लिया। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर के कत्ल पर फांसी की सजा पाई। भगत सिंह ने 2 साथियों समेत फंदा चूमते हुए फांसी ली। तीनों साथी बरतानवी राज के खिलाफ जिद्दोजहद की अजीम अलामत बने। कायदे आजम ने हिंदुस्तान की मरकजी असेंबली में भगत सिंह के लिए भरपूर आवाज उठाई। फांसी के अगले रोज पूरे लाहौर में हड़ताल की गई। 3 मील तवील ताज़ियती जुलूस में हजारों मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों ने हिस्सा लिया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिल से निकलेगी मर के भी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन न आएगी। ये वो गीत था जो गाते हुए 23 साला नौजवान इनकलाबी हीरो भगत सिंह फांसी के फंदे की जानिब बढ़ रहे थे, जबकि उनके साथी सुखदेव और राजगुरु अपनी आवाज उनके साथ मिलाते हुए चल रहे थे। इस नौजवान इनकलाबी हीरो ने फिर फांसी का फंदा चूमकर खुद अपने गले में डाला और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी जान वतन की मिट्टी पर कुछ इस शान से कुर्बान की कि हमेशा के लिए अमर हो गया। और तीनों साथी बरतानवी राज के खिलाफ जिद्दोजहद की अजीम अलामत बन गए। आजादी के बाद इंडिया में भगत सिंह को तहरीक आजादी का अजीम हीरो माना जाता है और उनके लिए शहीद का खिताब भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में भगत सिंह के बारे में अवामी सतह पर ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ उनके बहुत से मद्दाह मौजूद हैं जो उन्हें हिंदुस्तान की हकीकी आज़ादी का इनकलाबी हीरो मानते हैं। पाकिस्तानी सरकार की बेइतनाई का शिकार बनने वाले भगत सिंह को ये एजाज़ हासिल है कि उसके लिए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि भगत सिंह और उनके साथियों की जिद्दोजहद को बरमला जायज़ करार दिया। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मरकजी असेंबली के शिमला में मुनक़िदा इजलास में 12 सितंबर 1929 को कायदे आज़म ने भगत सिंह और उसके साथियों की हिमायत में आवाज़ उठाई, जिन्होंने फेयर ट्रायल का हक ना मिलने पर भूख हड़ताल कर रखी थी। वज़ीर दाखिला ने मुल्जिम की गैर हाजिरी में मुकदमा चलाकर सजा देने का मुसव्वदा कानून पेश किया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तजवीज़ को सख्ती से रद्द कर दिया और कहा कि क्या आप भूख हड़ताल से बदतर तशद्दुद किसी भी चीज़ को समझते हैं? मुल्जिमान का फेल दुरुस्त है या गलत? आप किसी भी मुल्जिम के बुनियादी हुकूक किस तरह छीन सकते हैं? हर शख्स भूख हड़ताल की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये इस कदर आसान है तो होम मिनिस्टर खुद भूख हड़ताल करके देख लें, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके अंदर इरादे की वो मजबूती और अज़्म नहीं जो भगत सिंह और उसके साथियों में है। आज हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ है। 30 करोड़ लोग अपने हुकूक की लड़ाई के लिए उठ खड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आपके पास सिर्फ आप ही की अपनी जालिमाना सफाक मंतिक है। भगत सिंह जिला लायलपुर के मोजाबंगा में पैदा हुए। भगत सिंह के चचा अजीत सिंह और वालिद किशन सिंह दोनों भाइयों ने 20वीं सदी की पहली दिहाई में अंग्रेजी इस्तेमार के खिलाफ बगावत को तहरीक देने में हिस्सा लिया और आज़ादी की हामी इनकलाबी गदर पार्टी के रुकन बन गए। 28 सितंबर 1907 का दिन बंगा के बासियों और हिंदुस्तान के शहरियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां लेकर आया। पहली खुशखबरी भगत सिंह की पैदाइश की थी, जबकि दूसरी खुशखबरी उसी रोज भगत सिंह के वालिद और चचा की बरतानवी जेल से रिहा होने की थी। 1923 में भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। भगत पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें उर्दू, हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत यानी 5 जुबानों पर उबूर हासिल था। भगत सिंह ने जलियांवाला बाग और अदम ताउन की तहरीक जैसे खूनी वाकयात का गहरा असर लिया। वो मुसावात पर मबनी तरक्की पसंद समाज कायम करने के हामी थे। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी साल 1927 में लाहौर दशहरा बम केस के इल्जाम में हुई और उन्हें शाही किले में कैद कर दिया गया। जमानत पर रिहाई के बाद भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के नाम से पार्टी बनाई और इनकलाब पसंदों में शामिल हो गए। भगत सिंह इनकलाब के लिए अमली जिद्दोजहद और इस्तेमारी ताकत के खिलाफ जवाब में ताकत इस्तेमाल करने के हामी थे। इस अरसे में भगत सिंह की जिद्दोजहद में शिव वर्मा और कानपुर से ताल्लुक रखने वाले
बी के सिन्हा भी शामिल हो गए और भगत सिंह ने मशहूर इनकलाबी और आज़ाद पसंद गणेश शंकर विद्यार्थी के हफ्तावार अखबार प्रताप में भी काम शुरू कर दिया। इस अखबार में वो बलवंत सिंह के नाम से इनकलाबी तहरीरें लिखा करते थे। भगत सिंह के भांजे डॉक्टर जगमोहन सिंह ने बताया कि उनकी वालिदा बीबी अमर कौर के मुताबिक भगत सिंह एक मर्तबा 10-12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग गए थे और वहां से खून में भीगी हुई मिट्टी लेकर आए थे। मेरी वालिदा ने मेरे भाई से पूछा कि मेरा वीर, मेरा भाई आ गया है, मैंने आपके लिए फल रखे हुए हैं। लेकिन वो कहते कि मेरा दिल आज बहुत उदास है कि विदेशी इतना जालिम हो सकता है कि जहां सब मजहब के मानने वाले और हर जात के लोग इकट्ठे हैं और उन पर इतना जुल्म किया गया। ये उनके दिल में पहला सबक था कि जो विदेशी है वो सिर्फ लूटता ही नहीं है बल्कि वो हमें इकट्ठे देखने से भी खौफ खाता है। जब उन्होंने 1924 में नौजवान भारत सभा बनाई तो उन्होंने यही कहा कि अगर हमने अंग्रेज को शिकस्त देनी है या आज़ादी हासिल करनी है तो हमें अपनी कमजोरियों के खिलाफ लड़ना होगा। और कमजोरियां ये हैं कि हम धर्म के जुनून में एक दूसरे से नफरत करते हैं, जात पात की बुनियाद पर समाज में तकसीम पैदा करते हैं। भगत सिंह और साथियों को फांसी की सजा के वाक़े का जिक्र किया जाए तो इसका आगाज सन 1927 में साइमन कमीशन की हिंदुस्तान आमद और लाहौर में लाला लाजपत राय की जानिब से इसकी सख्त मुखालफत से शुरू हुआ। एहतजाज के दौरान SP J.A. स्कॉट ने लाठी चार्ज का हुक्म दिया। लाला लाजपत राय पर इतनी छड़ियां बरसाई गईं कि वो बेहोश हो गए, मगर इससे पहले कह दिया कि हम पर चलने वाली लाठी बरतानवी सल्तनत के ताबूत में कील साबित होंगी। जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस के इस काम की मजम्मत की और इसे कौमी शर्मिंदगी करार दिया। लाला लाजपत राय की वफात 17 नवंबर को हुई। 10 दिसंबर 1928 को लाहौर में मुल्क भर के इनकलाबियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत भगवती चरण वोहरा की अहलिया दुर्गा देवी ने की। तय पाया कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह और उनके साथी दुनिया को बताना चाहते थे कि हिंदुस्तान लाला जी की मौत को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगा। फैसला हुआ कि भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल मिलकर SP स्कॉट के कत्ल के मंसूबे में हिस्सा लेंगे। इनकलाबियों ने पहले उस जगह का दौरा किया जहां वो स्कॉट को मारने वाले थे। भगत सिंह ने एक सुर्ख पोस्टर तैयार किया जिस पर लिखा था स्कॉट किल्ड। बाद अज़ां हाथ से लिखा हुआ ये पोस्टर लाहौर साजिश केस में उनके खिलाफ बतौर सबूत भी इस्तेमाल हुआ। एक नौजवान साथी जय गोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि जब स्कॉट थाने पहुंचे तो वो इन तीनों को इस बारे में बताए। स्कॉट की गाड़ी का नंबर प्लेट 6728 था और जय गोपाल को कहा गया था कि ये नंबर याद रखें। जय गोपाल ने इससे पहले कभी स्कॉट को नहीं देखा था। स्कॉट उस दिन पुलिस स्टेशन आया ही नहीं। उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले रखी थी क्योंकि उसी दिन उसकी सास ने बर्तानिया से लाहौर आना था। जब असिस्टेंट SP JP सैंडर्स थाने से बाहर आए तो जय गोपाल ने सोचा कि ये स्कॉट हैं। उन्होंने ये इत्तला भगत सिंह और राजगुरु को दे दी। दोपहर को जब सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे तो राजगुरु ने उन्हें जर्मन माउजर पिस्तौल से गोली मार दी। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक भगत और राजगुरु DEO कॉलेज की तरफ भागे। वहां चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें कवर देने की पोजीशन ली थी। जब भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स को मारने के बाद भाग रहे थे तो एक हेड कांस्टेबल चनन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आजाद के मना करने पर भी वो बाज नहीं आए तो राजगुरु ने उन्हें भी गोली मार दी। अगले दिन शहर की दीवारों पर सुर्ख स्याही से बने पोस्टर चिस्पा कर दिए गए जिन पर लिखा था सैंडर्स मर गया, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया। सैंडर्स के कत्ल के बाद लाहौर से निकलना बहुत मुश्किल था। शहर के कोने कोने में पुलिस तैनात थी। पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह ने अपने बाल काट लिए और ओवरकोट और टोपी पहने दुर्गा भाभी के साथ उनके बेटे को उठाए ट्रेन पर सवार हो गए। राजगुरु भी साथ थे जो लखनऊ उतर गए, जबकि भगत सिंह और दुर्गा भाभी कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता कुछ दिन रहने के बाद भगत सिंह आगरा आ गए
انہیں سینڈرز کے قتل پر اپنی توقعات پوری نہ ہونے پر افسوس تھا۔ ان دنوں مرکزی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جہاں 2 بلوں پر غور ہونا تھا، ایک پبلک سیفٹی بل تھا اور دوسرا ٹریڈ ڈسپیوٹ بل تھا۔ 8 اپریل کو یعنی جس دن یہ بل پیش کیے جانے تھے، بھگت سنگھ اور بٹو کشور دت خاکی شرٹ اور شارٹس پہنے مرکزی اسمبلی کی گیلری میں پہنچے۔ اس وقت وٹھل بھائی پٹیل، قائد اعظم محمد علی جناح اور موتی لال نہرو جیسے کئی بڑے لیڈر اسمبلی میں موجود تھے۔ بھگت سنگھ نے بہت احتیاط سے اس جگہ پر بم پھوڑا جہاں اسمبلی کا کوئی رکن موجود نہیں تھا۔ بم پھٹتے ہی پورے ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد بٹو کشور دت نے دوسرا بم پھینکا۔ سامعین گیلری سے اسمبلی تک کاغذی پیمفلیٹ اڑنے لگے۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ بھگت سنگھ اور ساتھیوں نے فرار ہونے کی کوشش نہ کی کیونکہ طے کر لیا گیا تھا کہ وہ اپنی گرفتاری دیں گے۔ گرفتاری دیتے وقت بھگت سنگھ کے پاس وہ پستول موجود تھا جس سے سینڈرز کا قتل کیا گیا تھا۔ بھگت سنگھ اور بٹو کشور دت کو اسمبلی میں بم پھینکنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو سینڈرز کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اپیلیں مسترد ہونے پر سزا پر عمل درآمد کا وقت آیا تو بھگت سنگھ کی پھانسی کا وقت کچھ غیر معمولی تھا۔ یہ پھانسی 24 مارچ کی صبح سویرے نہیں بلکہ 23 مارچ سن 1931 کی شام 7:30 بجے دی جانی تھی۔ کلدیپ نیر اپنی کتاب لائف اینڈ ٹرائل آف بھگت سنگھ میں لکھتے ہیں کہ جلاد نے پوچھا کہ پہلے کون جائے گا؟ سکھدیو نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا۔ جلاد نے یکے بعد دیگرے 3 بار پھانسی کا حکم دیا، پھندا کھینچا گیا، جس کے بعد تینوں کی لاشیں کافی دیر تک پھانسی کے تختے سے لٹکتی رہیں۔ وہاں موجود ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ وہاں موجود ایک جیل افسر انقلابیوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ان کی لاشیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اسے فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ پہلے منصوبہ یہ تھا کہ ان تینوں کی آخری رسومات جیل میں ہی ادا کر دی جائیں، لیکن پھر خیال آیا کہ اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کر باہر کھڑا ہجوم جوش میں آ جائے گا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی آخری رسومات ستلج کے کنارے ضلع قصور میں ادا کی جائیں گی۔ جیل توڑ کر ایک ٹرک لایا گیا، تینوں لاشوں کو اس میں ڈال کر دریائے ستلج کے کنارے قصور کی چوکی نمبر 201 پر لے جایا گیا، جہاں پولیس اور 2 پجاریوں نے ان کی چتا کو آگ لگا کر ادجلی لاشیں صبح سویرے دریا میں پھینک دیں۔ تاہم مقامی لوگوں اور پھانسی کی اطلاع پر جیل کے باہر جمع انقلابی ہیروز کے متوالوں نے لاشوں کی باقیات دریا سے نکال لیں۔ پھانسی کے اگلے روز پورے لاہور میں ہڑتال کی گئی۔ ان کی یاد میں نیلا گنبد سے تعزیتی جلوس نکالا گیا۔ 3 میل طویل جلوس میں ہزاروں ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں نے حصہ لیا۔ مردوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں جبکہ خواتین نے سیاہ ساڑی پہنے احتجاج کیا۔ مال خانے سے گزرنے کے بعد پورا جلوس انارکلی بازار کے بیچ آ کر رک گیا۔ تبھی اعلان ہوا کہ بھگت سنگھ کا پورا خاندان تینوں شہیدوں کی راکھ لے کر فیروز پور سے لاہور پہنچ گیا ہے۔ 3 گھنٹے بعد پھولوں سے لدے 3 تابوت جلوس کا حصہ بن گئے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے والے آنسو تھے۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی جواں سالی میں جس طریقے سے اس وطن پر قربان ہو گئے، آزادی کی جد و جہد پہ قربان ہو گئے، اس عمل نے ان کو امر کر دیا۔ جب تک ہندوستان اور پاکستان ہے، بھگت سنگھ کا نام ہمیشہ محبت سے، احترام سے اور آزادی کے ہیروز میں گنا جاتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔